आयनिक बॉन्ड देख लिया, फिर दूसरे होते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड, उनको बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड बने थे जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना था। अब यहाँ पे इनका बॉन्ड बनेगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। तो कोवेलेंट कंपाउंड में एक टर्म आता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। तो बॉन्ड हमारा बनेगा जैसे H2 है हमारा, एक H के ऊपर एक ही डॉट बनाएंगे। एक डॉट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दोनों के बाहर एक एक डॉट बनेगा। और हाइड्रोजन ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या कंप्लीट करता है अपना? ऑक्टेट तो नहीं करता, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, तो सिंगल बॉन्ड बना लेगा ये। तो यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड है, CB कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी कोवेलेंसी क्या होगी? जितना बॉन्ड होते हैं उतनी ही कोवेलेंसी होती है। एक बॉन्ड मतलब एक कोवेलेंसी। जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहां पे कोवेलेंसी होगी 2, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे कोवेलेंसी होगी 3। तो एक बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। बॉन्ड पेयर क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हैं? एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर हैं? 2, एक ही पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर कितना हुआ? पेयर तो एक ही हुआ ना, तो एक बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड पेयर। तो ऐसा टर्म भी कभी कभी लिखा हो सकता है, एक बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर का मतलब एक ही बॉन्ड है, और एक बॉन्ड मतलब एक कोवेलेंसी, 2 बॉन्ड मतलब 2 कोवेलेंसी। तो डबल बॉन्ड में कोवेलेंसी 2 होगी। अगर कोई ऐसा कंपाउंड दे दे, CH4 दे दे, और पूछे कि कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है और हाइड्रोजन की कितनी है, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं? 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन की तो 4 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी कोवेलेंसी है? हर एक हाइड्रोजन की एक कोवेलेंसी है, मतलब एक ही बॉन्ड बना रखा है उन्होंने। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है। किस बेसिस पे? ओवरलैपिंग के बेसिस पे। सिग्मा बॉन्ड सुना होगा, पाई बॉन्ड सुना होगा। तो एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं। कैसे बन सकता है सिग्मा बॉन्ड? एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग होती है इसमें। SS ओवरलैपिंग हो सकती है। S मतलब दोनों S ऑर्बिटल्स होंगे। SP हो सकती है एंड PP हो सकती है। तो SS ओवरलैपिंग कैसे होगी? S ऑर्बिटल को बनाते कैसे हैं? इसको स्फेरिकल बनाते हैं। ये थोड़ा सा एलिप्टिकल हो गया, ये वाला स्फेरिकल बनाते हैं इसको। तो जैसे हाइड्रोजन में बॉन्ड बन रहा है, H2 होता है हाइड्रोजन, उसमें बॉन्ड बनेगा 1s1 होता है, 1s1 होता है। S ऑर्बिटल बनाया है ये। एक S ऑर्बिटल है इसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वाला S ऑर्बिटल है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों में शेयरिंग हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अलोंग एक्सिस। क्या मतलब है इसका? एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों में इंटरमिक्सिंग होगी, तो रिजल्टेंट 2 बन जाएंगे जिसमें शेयर हो रहे होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और SS ओवरलैपिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि S ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, इट ऑलवेज गो फॉर एक्सियल ओवरलैपिंग, ऑलवेज सिग्मा अलोंग एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा S ऑर्बिटल है वो हमेशा एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, चाहे कोई सा भी एक्सिस हो। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? ये वाला एक्सिस, ये एक्सिस है जिसके ऊपर ही रखे हैं हमारे, वो एक्सिस जिसके अलोंग इंटरमिक्सिंग हो रही है। इसी डायरेक्शन में हो रही है ना मिक्सिंग, ऐसे तो नहीं हो रही ना, ऐसे ऐसे, इसी डायरेक्शन में दोनों आ रहे हैं एक दूसरे के पास और मिक्सिंग हो रही है। तो ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये हमारे लोब्स हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में इंटरमिक्सिंग इस एरिया में शो कर रखी है। दूसरी हमारी SP ओवरलैपिंग होती है। SP ओवरलैपिंग में क्या होगा? एक हमारा S ऑर्बिटल होगा, दूसरे वाले का P ऑर्बिटल होगा ओवरलैप। जैसे एग्जांपल के तौर पे HCl, HBr, HF। H के पास तो S ऑर्बिटल होगा, इन सब के पास P ऑर्बिटल होगा। तो जब हम इसका लिखेंगे, HS हाइड्रोजन का होता है 1s1, तो उसके स्पिन में हमने एक स्पिन बना लिया 1s का, 1s1 में। ये इसका S ऑर्बिटल है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। नियरेस्ट नोबल गैस लिखेंगे नियॉन, 10 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद 3s2 3p5 पूरा लिख सकते हो। अगर वैसे ऐसे लिखना नहीं आता, आना चाहिए वैसे तो। अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर पढ़ लिया है तो आई एम कंसिडरिंग कि आता है। नहीं आता तो जैसे लिखना सिखाया स्टार्टिंग में वैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस फाइनल वाला लिखेंगे 3s2 3p5, क्योंकि कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7।
कितने आ रहे हैं 3 वाले में, 7, 5 + 2 7। अब 3s2 है, मतलब कि ये ऐसा ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी में पी ऑर्बिटल के 3 बॉक्स बनाते हैं, 5 हैं। पहले कंप्लीट करेंगे, तीनों में एक एक डालेंगे, 1 2 3, फिर बचे हुए को फिल करेंगे। 5 थे ना, 3 पहले एक एक डाल दिया, अब दोनों को 2 फिल करेंगे, तो ये दोनों तो पेयर हो गए, ये अनपेयर्ड है। तो जो हमारा अनपेयर्ड वाला होता है वो बॉन्ड बनाएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर होगा। सो ये मेरा एस है और ये मेरा पी जेड। देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी जेड है और पी भी जेड है। जब पी और उसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सेम होगा तभी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर ये पी जेड है, ये पी जेड है, जेड के अलॉन्ग पी जेड, ये कोई ये हो सकता है, ये एक्स एक्सिस हो और इसके अलॉन्ग हमारा पी एक्स लगा हो, तो अगर वो होता और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। बस ये याद रखना है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और पी जेड सेम होंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड बनेगा। और जो हमारा एस है वो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये मेरा एस ऑर्बिटल है, ये मेरा पी ऑर्बिटल है, पी जेड ऑर्बिटल। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड वाला है तो ये भी जेड वाला लिया है ताकि सिग्मा बॉन्ड बन सके। अभी हम सिग्मा देख रहे हैं, दोनों पे सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तभी बॉन्डिंग होगी। एनसीईआरटी में ये इनके डायग्राम बना रखे हैं जिसमें नेगेटिव के साथ भी दिखा रखा है, नेगेटिव ओवरलैप। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव है तो नलीफाई हो जाएगा, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दोनों के या तो पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव हैं जो पास आने चाहिए। तो ये मेरा एसपी ओवरलैप हो गया। तीसरा होता है पीपी ओवरलैप। तो एसएस सिग्मा बॉन्ड में ही 3 टाइप के ओवरलैप पड़ रहे हैं। एसएस देख लिया, एसपी देख लिया, अब पीपी ओवरलैपिंग। दोनों पी ऑर्बिटल्स होंगे, ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है जेड और ये जेड के ही अलोंग। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जब होते हैं ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड तभी बनेगा, पी ऑर्बिटल। तो ये पी जेड दोनों का पॉजिटिव एक दूसरे के पास आ रहा है तो पीपी ओवरलैपिंग हो रही है। एग्जाम्पल Cl2 F2 Br2 I2, ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है इधर। पी एक्स पहली बात तो बॉन्ड तब बनेगा तब दोनों पी एक्स हो या पी वाई हो या दोनों पी जेड हो। कभी वो एग्जाम में दे दे पी एक्स प्लस पी वाई तो कोई बॉन्ड बनेगा ही नहीं, जीरो, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम होने चाहिए, पी एक्स पी वाई पी जेड इनका बॉन्ड बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, पी एक्स के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स वाला हो, पी वाई के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी वाई वाला हो, पी जेड के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी जेड वाला हो, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे ऐसे हिंदी में लिख दिया, ऑर्बिटल भी उसी एक्सिस का है जिसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसका उल्टा होगा, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे पी एक्स में वाई या फिर जेड होता तो पाई बॉन्ड बन जाता। यहाँ पे पी वाई में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड या एक्स होता तो पाई बॉन्ड बन जाता। तो सिग्मा बॉन्ड में हमने ओवरलैप देखा 3 टाइप का, एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप। जब पी इंक्लूडेड होगा तब हमें एक्सिस चेक करना है, सेम एक्सिस होगा तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा पी बॉन्ड, पी ऑर्बिटल और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का सेम होना चाहिए, एक्स या फिर वाई या फिर जेड। और एस को, एस इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, उसको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर हमारे आते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में भी ओवरलैपिंग होती है, पी पाई डी पाई एंड डी पाई टाइप की। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड में तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही थी जिसको एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। मतलब ऐसे सामने सामने ओवरलैपिंग हो रही थी, जैसे ये दोनों एक्सिस हैं, इनके इसी एक्सिस पे जो आ रहे हैं हमारे ऑर्बिटल्स उनमें ओवरलैपिंग। अब होगी दूसरी हमारी पाई बॉन्ड बनेगा जिसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड बाय साइड। तो ये इसमें क्या होगा, जो हमारा ये इसमें जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप नहीं करेंगे ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, डोंट ओवरलैप ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अबव या फिर बिलो एक्सिस। तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैप होता तो सिग्मा बन जाता, एक्सिस के ऊपर या नीचे ओवरलैप होगा। अब तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन दोनों, जैसे ये जेड लिखा है ना तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तो जेड वाला है, और ये हमारे जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये कौन से हैं, लिखा है इस पे एक्स, तो ये एक्स वाले पी ऑर्बिटल्स हैं, तो पी एक्स हैं दोनों। और ऊपर अभी ये चीज़ बताई थी ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल उसी एक्सिस का था जिसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस था। मतलब अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड का एक्सिस का था, पी जेड,
और जो ऑर्बिटल था वो भी जेड एक्सिस का ही था, उस मतलब उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग ही आ रहा था, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था। अब यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा ना, ये जेड है, पी जेड कहाँ होगा, इसके अलॉन्ग पी जेड ऐसे ही होगा, और इसके परपेंडिकुलर या तो एक्स होगा या वाई, तो हमने इसमें एक्स बना रखा है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, पी पी है दोनों, तो पी पाई बॉन्ड, दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं। नाउ सी दिस, अब यहाँ पे ये देखो पी एक्स दोनों है, ऊपर क्या था, यहाँ पे भी मैंने पी एक्स प्लस पी एक्स के सामने जेड एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस लिखा था ना, अब यहाँ पे उस एक्स की जगह क्या लिख दिया, वाई या फिर जेड, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ऐसी पी वाई दोनों के बीच में ओवरलैप हो रहा है, लेकिन एक्सिस एक्स या फिर जेड एक्सिस है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसी पी जेड के बीच में ओवरलैप हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई या एक्स वाला है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब जो परपेंडिकुलर है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, पी एक्स वाई जेड के परपेंडिकुलर होंगे, पी वाई एक्स और जेड के परपेंडिकुलर होंगे, तो पाई बॉन्ड बनेगा। ऊपर क्या चीज़ समझाई थी, एक्स एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी एक्स, वाई वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी वाई, तब हमारे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। पी वाला इस पर डिपेंडेंट है, एस वाला इस पर डिपेंडेंट नहीं था, एस ऑर्बिटल। तो हमने अभी तक कौन कौन से ओवरलैपिंग देखी सिग्मा बॉन्ड में, एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप, पी पी ओवरलैप। पाई बॉन्ड में हमने देख ली पी पाई बॉन्ड देख लिया। पी पाई डी पाई भी होता है, परपेंडिकुलर ही होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो सकता, मान लो अगर जेड है तो ये वाई या फिर एक्स हो सकता था, तो ये मेरा पी है और ये मेरा डी ऑर्बिटल होते हैं डम्बेल शेप, तो ये डी है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव के बीच में ओवरलैप होगा, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही हमारा डी पाई बॉन्ड भी होता है। हमारे पास एक और टाइप का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। नॉर्मली बॉन्ड में क्या हो रहा था, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, ये एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हमारा NH3BF3। तो दोनों का पहले तो अलग अलग स्ट्रक्चर बना लिया, NH3 का स्ट्रक्चर बनाया, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड्स तो बना लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह गए, तो वो उसका लोन पेयर है। जो BF3 है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके वैलेंस शेल में, और तीनों ने बॉन्ड बना लिया, तो इसका तो कंप्लीट नहीं हुआ ना ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के एग्जाम्पल में भी पढ़ा था ये। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर, इसमें शेयर नहीं हो रहा, तो एक के पास लोन पेयर पड़ा होगा पूरा, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो शेयरिंग हो रही थी कोवलेंट बॉन्ड में, वहाँ पे कैसे हो रही थी, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होता, दोनों में शेयरिंग हो जाती है। यहाँ पे इसके पास है ही नहीं शेयरिंग के लिए, ये बेचारा बिल्कुल कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास ये कुछ ज़्यादा ही है, मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर देगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर देगा, तो इसको डोनर, और जो ले लेगा उसको एक्सेप्टर बोलेंगे। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डोनर होगा एक एक्सेप्टर, लोन पेयर होना इज अ मस्ट। फिर हमारे पास NH4 पॉजिटिव एक है, प्लस का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, अगर इस पर माइनस चार्ज होता मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा होता। और किसने कर रखा होगा इलेक्ट्रॉन लूज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला ही तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सेंटर में नाइट्रोजन रखेंगे, इसके अराउंड हम 4 हाइड्रोजन रख देंगे, तो जिन जिन हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ तो बॉन्ड बन जाएगा। अब इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स पहले से होते हैं, तो 3 बॉन्ड बन गए, एक लोन पेयर बचा, लोन पेयर होगा तभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एक के पास लोन पेयर है, एक के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर देगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। ऊपर वाला एग्जाम्पल NH3BF3 NH4 पॉजिटिव, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स। ये डेफिनेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कि पेयर, बाय 1 एटम एंड शेयर्ड बाय बोथ इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दोनों में से कोई एक ही डोनेट कर रहा है, ये नहीं कि दोनों एक एक डोनेट कर रहे हैं, एक ही बेचारा दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और वो शेयर हो रहे हैं फिर दोनों के बीच में। दूसरा एग्जाम्पल PCl6 नेगेटिव, अब इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फॉस्फोरस या क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, P सेंटर में रखेंगे, 6 क्लोरीन इसके सराउंडिंग रख देंगे, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उसने 7 थे एक गेन कर लिया, तो अब इसके पास कुछ बचा एक्सेप्ट करने के लिए। और ये जो फॉस्फोरस है उसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5, तो
बाकी 5 के साथ उसने एक एक बॉन्ड बना लिया। अब इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाया उसका, तो उसके पास और इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे, 5 ही होते हैं इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स। फोस्फोरस 5th ग्रुप का एलिमेंट होता है ये। और ये वाला जो क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले से गेन कर रखा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है तो ये शेयर कर देगा इसके साथ। तो ये एक्सेप्टर हो गया, ये डोनर हो गया। तो ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ऐसी P2O5 में ये दोनों फोस्फोरस के पास लोन पेयर है जो इन दोनों ऑक्सीजन को ये डोनेट कर देंगे। जैसे ऊपर NH4+ का देखा था, ऐसी PCl4+, इसमें भी किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है किसी ने। किसने किया होगा, क्लोरीन ने या फिर फोस्फोरस ने। इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा, जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो वो तो लूज नहीं करेगा। फोस्फोरस ने लूज कर दिया, तो फोस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक लूज कर दिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 हमारे पास क्लोरीन है, उसने 4 बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना। ये ऐसे ही समझाने के लिए था कि NH4+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बन रहा था, क्योंकि वहाँ पे लोन पेयर बचा था, यहाँ कहीं लोन पेयर नहीं, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये छोटा सा लिखा है NO3-, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन किसी ने माइनस का मतलब गेन करा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ये सब पीरियोडिसिटी से आई होप यू नो। एक इलेक्ट्रॉन गेन एक ऑक्सीजन ने कर लिया, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक गेन कर लिया तो 7 बचे। इसने मान लो इसने गेन किया था तो वो 7 इलेक्ट्रॉन इस पे तो ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जिसके पास 6 थे वो 2 बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के सराउंडिंग कितने होने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5। अब एक ऑक्सीजन को इसने ये लोन पे डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया NO3- में। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है।